Hello दोस्तों, welcome to Elite Academy. So today we gonna discuss over the topic of problems of a government job aspirants, a job seekers problem और इसके कुछ solutions जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, हर एग्ज़ाम में डिले होते जा रहा है और कुछ एग्ज़ाम हैं जिनमें स्कैम भी चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसी संस्था भी है जो ये सब चीज़ें कर दे रही है 6 महीने के अंदर, जो ये काम सरकारी संस्थाएं 3-3 साल में नहीं कर पा रही हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अभी ये फॉर्म भरा होगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो इनका जो मनी गेम है रेलवे का, वो देखते हैं हम। तो जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी और एनटीपीसी का, वो रिलीज़ हुआ था 23 फरवरी 2019 को और फरवरी 28 को इसकी लास्ट डेट थी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे फरवरी 28 के उसी साल। तो लगभग 1.26 करोड़ लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और 1.15 करोड़ लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। हम सम अप करते हैं और मान लेते हैं लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी की जो फॉर्म फीस थी वो 500 रुपये थी और अदर जो भी हैं एसटी एससी, ओबीसी, एसटी एससी, पीएच और जो महिलाएं हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस थी। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि सबकी 500 रुपये फ़ीस थी। तब हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कैंडिडेट 3 करोड़ से, तो लगभग ये पहुंच जाता है 1500 करोड़ रुपए। और अगर हम मान लेते हैं लगभग 250 रुपये हर फॉर्म पे मिले थे, तब ये पहुंच जाता है 750 करोड़ रुपए, आधा हो जाता है उसका। और अगर मान लेते हैं कि 1% इंटरेस्ट रेट मिलता है हर मंथ, मतलब एक ईयर का 12% इंटरेस्ट रेट, तो लगभग 15 करोड़ रुपए हर महीने आरआरबी की जेब में जा रहे हैं इस पैसे से जो हमने फॉर्म भरा था उससे। तो इससे एक कंक्लूज़न ड्रॉ होता है कि हर महीने जितना महीने अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो हर महीने 15 करोड़ रुपए आरआरबी कमा रहा है हमारे उन पैसों से जिससे हमने फॉर्म भरा था। चलिए आगे देखते हैं, हम आपको और बताते हैं। तो अब इनकी रिफ़ंड स्कीम और इनकी फ्रॉड पॉलिसी के बारे में जानते हैं, जिसमें कंडीशन इन्होंने अप्लाई करके रखी थी कि अगर आप अटेंड करते हैं एग्ज़ाम CBT 1 तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा, वो भी मिलेगा 400 रुपये और 250 रुपये। लेकिन पर ये एग्ज़ाम डिले होते जा रहा है, जैसे जैसे डिले होते जाएगा वैसे वैसे अटेंडेंस गिरती जाएगी, क्योंकि वैसे वैसे लोग इंटरेस्ट कम लेंगे और उसके बाद चीज़ें बदलती जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं दूसरे एग्ज़ामों में, तो फिर वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो जो पैसा है 400-500 वो भी आरआरबी के पास ही जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों को ये ऐसी जगह पे सेंटर दे देते हैं कि वो पहुंच नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम भी ऐसे लेंगे कि इस टाइम पे कि जब उनके रीच से बाहर हो तब वो एग्ज़ाम लेंगे, तब आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट पहुंच नहीं पाते हैं और अटेंडेंस कम होती जाती है। जैसे जैसे अटेंडेंस कम होती जाएगी उतना पैसा इनकी जेब में जाता जाएगा। तो सिर्फ यही नहीं, एग्ज़ाम अगर डिले होता है तो हर एस्पिरेंट जो इनके जॉब में सेलेक्ट होने वाला था उसकी सैलरी हर मंथ की लगभग हम मान लेते हैं 30,000 रुपये। एक मोटा अमाउंट हमने माना है कि एक बंदे का एक मंथ का 30,000 रुपये इनको सैलरी देना होगा। तो अगर 12 महीने डिले होता है तो इनको 360,000 रुपये या 3.5 लाख रुपये लगभग हर एस्पिरेंट पे एक साल पे इनका ये बचता है। तो लगभग 1,30,000 पोस्ट थी, तो इसका मल्टीप्लाई 1,30,000 से कर दें तो काफ़ी पैसा, मतलब इतना काउंट नहीं कर सकते, इतना पैसा ये हर एक साल में इन्होंने सेव कर लिया, क्योंकि ये एक साल डिले हो गया एग्ज़ाम, एक साल ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इतना पैसा उनका ये सेव हुआ। इसके बाद मैं और बताता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में डिले हो रहा है तो ये सिर्फ
आरआरबी में नहीं हो रहा है या रेलवे में नहीं हो रहा है, ये एसएससी में भी होता है, ये एमपीपीएससी में भी होता है, ये व्यापम में भी होता है। हमने अभी देखा कि जैसे हमने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था एमपीपीएससी का, रिज़ल्ट अप्रैल मार्च में आ जाना चाहिए था, लेकिन पर वो आया जुलाई में। और इसके बाद इनको मेंस का एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद इंटरव्यू भी है, लगभग 2 साल की प्रोसेस है, तो अब वो 3 साल में कवर होगी। और वैसे ही एसएससी का भी था, लेकिन वो प्रोटेस्ट होने के बाद वो थोड़ी चीज़ें एसएससी में ठीक हुई हैं। व्यापम में भी सेम यही चीज़ चल रही है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम डिले होता है वैसे वैसे एक एस्पिरेंट है उसके ऊपर डिप्रेशन आते जाता है, क्योंकि वो तैयारी तो कर लेता है, लेकिन बस जब एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसकी तैयारी फीकी पड़ने लगती है, उसके ऊपर डिप्रेशन आने लगता है, उसकी एज बढ़ने लगती है। तो उस फैक्टर को भी एक कंसीडर किया जाए तो डिप्रेशन हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट पर है, और वो बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे एग्ज़ाम डिले होते जा रहा है। और अब रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है, जो टीवी है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है एक एस्पिरेंट के लिए। तो उन्होंने पूरा डिसपॉइंट करके रखा है एक एस्पिरेंट को, क्योंकि वो न्यूज़ चलाते नहीं हैं। ठीक है, सब जो न्यूज़ एंकर हैं या सब जो टीवी न्यूज़ चैनल है, सबके अपने अपने प्रोपेगेंडा हैं, सिर्फ वो उन्हीं की न्यूज़ चलाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि इससे पहले कल परसों की बात है, अब 3rd नंबर पे हमारी कंट्री आ गई थी कोरोना वायरस के, जो कोविड-19 है उसमें जो मरीजों की संख्या उसमें हमारा थर्ड पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। लेकिन पर ये न्यूज़ कवर नहीं की गई, कवर दूसरी न्यूज़ की गई। हम सब जानते हैं पूरे चैनलों में सिर्फ वही चलाते गया और दिन भर वही उसी पे डिबेट होती गई। हमारी या हम जो आम लोग हैं उनकी समस्याएं कभी भी न्यूज़ पर आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो उठाते भी हैं तो उनका भी अपना खुद का मकसद होता है, वो सिर्फ वही चीज़ें चलाते हैं। हमारी न्यूज़ दिखाकर वो अपने प्रोपेगेंडा को सक्सेस करते हैं। और अगर दूसरे न्यूज़ चैनल की बात करें तो वो किसी पॉलिटिशियन के बयानों पे ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे, एक टीवी डिबेट शुरू कर देंगे। और रिलीजन बेस अगर कोई हो कुछ चीज़ हो जाती है तो उस पर टीवी डिबेट कर लेंगे, लेकिन पर हमारी जो ओरिजिनल जॉब की समस्याएं हैं उन पे कभी टीवी डिबेट नहीं होती है, कोई न्यूज़ चैनल में नहीं आता है। ये तो रिस्पॉन्स है मीडिया का। अब आगे दिखाते हैं आपको, थोड़ा और चीज़ें बताते हैं। तो जॉइनिंग की बात की जाए, जॉइनिंग आने में लगभग आरआरबी में 3 से 4 साल लग जाते हैं। जैसे कि 2017 में जो पेपर हुए थे उसकी जॉइनिंग अभी तक आ रही है और कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक लोगों की जॉइनिंग एक के बाद एक की आ रही है। तो जितनी लेट होती जा रही है उतना पैसा हर महीने का रेलवे का बचता है। उस एस्पिरेंट को उतनी पेमेंट मिलनी चाहिए थी, जैसे 30,000 रुपये अगर मान के चलते हैं हर महीने की, तो जितनी लेट होगी हर महीने की उतनी सेविंग हो रही है रेलवे की या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है उसकी। तो इसमें गलती एस्पिरेंट की नहीं है। एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया है, वो सेलेक्ट हो चुका है, अब उसकी सैलरी बनना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन पर बोर्ड डिले करते जाता है, उनकी ज्वाइनिंग डिले करते जाता है और जितना डिले होते जाता है उतनी सैलरी आपको नहीं मिलती है। जब आप ज्वाइनिंग करते हो आपको वहाँ से, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करते हो तब से आपको सैलरी काउंट होती है, उस दिन से नहीं कि जब आपने एग्ज़ाम निकाला आप सेलेक्ट हो गए उस दिन से कभी सैलरी काउंट नहीं होती है। तो ये एक घाटा होता है, जबकि इसमें कोई गलती नहीं है एस्पिरेंट के। एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम निकाल दिया है तो उस दिन से उसकी सैलरी बननी चाहिए थी। और उसके बाद अब डिस्कस करते हैं स्कैम की। तो स्कैम भी बहुत होते हैं, भरमार है स्कैम की। ये देखिए काउंसलिंग जो पटवारी, क्योंकि एमपी के हैं हम लोग तो एमपी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और एमपी के बारे में ज़्यादा जानकारी है हमें। तो देखिए ये पटवारी की 9 बार काउंसलिंग हुई है, उसके बाद भी पद खाली हैं, लेकिन पर ये उन लोगों को नहीं देते हैं, ये उनको देते हैं जिनने पैसे भरे हैं या जो पैसे वाली
पार्टी है उनको दे देते हैं, लेकिन पर जो एक एस्पिरेंट है जो गांव से आया है और जिसने बहुत मेहनत करके ये जॉब पाई है उसको ये नहीं मिल रही है। वैसे ही सरकारी विभागों में जॉब है, लेकिन पर ये शो नहीं करते हैं, निकालते नहीं हैं, ये अंदर रोक के रखे हैं। और मैं ये तो दैनिक भास्कर की खबर है, ये पत्रिका न्यूज़ की है। ये ऐसे एक व्यापा में एक स्कैम देखा था हमने, ऐसे स्कैम होते रह रहे हैं और आए दिन हो रहे हैं। तो अब इसके सल्यूशन की बात करें तो सल्यूशन अभी तो फ़िलहाल जो हम एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ये विवेक सर जो एक कार्यक्रम चला रहे हैं हल्ला बोल नाम का, ये शाम को 7 बजे आता है। एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, और हम ट्विटर पे जाके जो हैशटैग ये बता रहे हैं, जैसे हल्ला बोल एग्ज़ाम एनटीपीसी, एग्ज़ाम डेट ग्रुप डी, और ये सब हम जैसे प्रधानमंत्री जी, पीयूष गोयल जी, इन सबको टैग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट करने का। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये 21वीं सदी है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ये एक अच्छा तरीका है। बाकी आप फिज़िकल प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो सरकार आपको अनुमति नहीं देगी, क्योंकि ये पेंडेमिक पीरियड चल रहा है और सरकार उसको आंदोलन की अनुमति कैसे दे सकती है जो सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने वाला है। तो वो अगर आप करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे उन लोग, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ें उठी जो उसको हटाने या फिर मतलब उनके अगेंस्ट जाए, जिससे उनको कोई घाटा हो, तो वो आपकी आवाज़ दबा देंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी आवाज़ नहीं दब सकती है। वैसे ही ये सर हैं गोपाल वर्मा सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है, तो इनके साथ आप जुड़ सकते हैं और ये कर सकते हैं। ये तो एक सल्यूशन हुआ। एक दूसरा सल्यूशन भी है कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बिल जो होती है वो आप राइज़ कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि जो एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी से एक जो स्पिरिटेड पर्सन है वो निकल के आता है, वो एक लिटिगेशन बिल जो है वो भरता है, बाकी जो उसकी कम्युनिटी है उस जो बिल में साइन करती है। और आजकल हमने देखा है कि जैसे पेंडेमिक पीरियड चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनका सारा काम ऑनलाइन हो गया है। तो अभी लास्ट टाइम जो हमने एक बिल साइन की होगी आपने सबने, वो जो केरल वाला जो केस था जिसमें वो हथनी को अनानास दे के मार दिया गया था, मेरे पास भी वो लिंक आई थी, मैंने भी साइन की थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने उसमें साइन किया था और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो गई। तो ऐसे हम साइन कर सकते हैं आरआरबी के ख़िलाफ़, या फिर जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, एग्ज़ाम डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये गवर्नमेंट से हम सवाल पूछ सकते हैं। ये बिल के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है, ये दूसरा सल्यूशन है हमारे पास। और तीसरा सल्यूशन जो है, जो कि लॉन्ग टर्म सल्यूशन है, ये तो शॉर्ट पीरियड ये एक वैकेंसी में काम आएगा, लेकिन पर लॉन्ग टर्म सल्यूशन ये है कि जैसे हमारे जो प्रोसेस चल रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के, ये इनमें 3-3 साल लग रहा है, 4-4 साल लग रहा है, जैसे तैसे हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम इनका लेने का मूड है नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन पर वहीं पर एक बॉडी है IBPS नाम की, कभी आपने देखे हैं क्या कि कोई बैंकिंग का जो एस्पिरेंट है वो इतना परेशान होता है, या बैंकिंग में कोई घपला होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी बॉडी उन्होंने बनाई है कि जो पूरी गवर्नमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट के सुपरविज़न में है, वो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जॉइनिंग लेटर तक अलाउ करती है। तो ये जो एग्ज़ाम कंटिन्यू IBPS करवा रहा है, कोई डिले नहीं होता है, और साल भर 6 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग मिलती है। एग्ज़ाम पूरे उतने ही होते हैं, जैसे SSC में 4 फेस होते हैं, वैसे ही IBPS में भी हर एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 फेस होते हैं, तब भी साल भर के अंदर ये कंप्लीट करवा के जॉइनिंग दे देते हैं। तो ऐसी एक बॉडी का गठन होना ज़रूरी है हमारे अदर एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम इस चीज़ के लिए संगठित होकर आवाज़ उठा सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी गठित की जाए जिसमें जो ऑटोनोमस बॉडी हो,
और जिसमें सुपरविज़न हो गवर्नमेंट का, लेकिन पर काम करे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पूरा देख रेख वही करे, यहाँ तक कि जॉइनिंग लेटर तक वो उसके अंडर में हो। तो ये काम बहुत फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत स्पीड में काम होगा, जो हमारी ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं ये सब नहीं होंगी। एक मैंने कंपैरिजन किया है आईबीपीएस और एसएससी के बीच में, आपको वो दिखाता हूँ। जैसे देखिए, एसएससी भी उतने ही एग्ज़ाम लेता है और आईबीपीएस भी उतने ही एग्ज़ाम लेता है। लगभग 5 एग्ज़ाम आईबीपीएस भी गवर्नमेंट के कंडक्ट करवा रहा है, गवर्नमेंट बैंकिंग के, और लगभग 5 एग्ज़ाम एसएससी भी कंडक्ट करवाता है। लेकिन पर एसएससी में हर साल हमने देखा है कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे इस साल हो गया, यूएफएम में हो गया है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आईबीपीएस में ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको लेट हो, या फिर ट्रांसपेरेंसी ना हो, या फिर कोई सा भी बवाल हो जाए। ये सब स्कैम वगैरह ये सब आईबीपीएस में नहीं होते हैं। वहीं पर देखिए, एसएससी में जॉइनिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करती है कि आपने पोस्ट कैसी सेलेक्ट की है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, और उसमें फ़िज़िकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अभी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर हैं, तब जाकर आपको 3 से 4 साल में जॉइनिंग मिलती है। लेकिन पर आईबीपीएस आपको 20 से 1 महीने के अंदर जॉइनिंग दे देता है। तो ऐसी एक संस्था का हम अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि गठन करे, जैसे आईबीपीएस है उस टाइप की, जो अदर एग्ज़ाम को हैंडल करे, और काम जो हो बहुत तेज़ी से होगा इन सब चीज़ों से। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट पर। और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन और इस ऐसे वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।